अब तेरी जान कौन बचाएगा अब है, राघव ने जहरीली हंसी के साथ कहा। राघव की ये बात सुनकर जख्मी हालत में अभय जोर जोर से हंसने लगा। अभय को हंसता हुआ देखकर राघव कंफ्यूज हो गया। वो कंफ्यूज होते हुए बोला, तेरे माथे पर बंदूक लगी है और तू हंस रहा है, क्या बात है, मौत को देखकर पागल तो नहीं हो गया? इससे पहले राघव आगे कुछ भी बोलता, सारी जगह पर बंदूक चलने की आवाज गूंज उठी। राघव ने जब अपनी नजर घुमाई तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि उसकी गाड़ी के पीछे बूढ़े बाबा और जोरा अपने अपने हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। दरअसल अभय ने खुशी की खबर जोरा को आने से पहले ही बता दी थी। जोरा और बूढ़े बाबा को देखकर अभय मुस्कुरा उठा और बोला, राघव, अपने आदमी को फोन करो और उन्हें समझाओ कि खुशी से दूर हो जाए, नहीं तो मेरा आदमी तुम्हारे सर के 2 टुकड़े करके शहर के कुत्तों को खिला देगा। अभय की यह बात सुनकर राघव ने अपनी बंदूक नीचे कर दी। उसने जल्दी से अपने आदमियों को फोन किया। उसके आदमी ने जैसे ही फोन उठाया वो गुस्से में बोला, खुशी को छोड़ दो, ये मेरा हुक्म है। ठीक है सर, राघव के आदमी ने जवाब दिया और फिर उसने फोन काट दिया। अभय, जिसकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक थी, जोरदार टक्कर के कारण उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। कुछ वक्त के बाद अभय को जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने कप्तान साहब, मेहका, धीरज राजपूत, खुशी, टाइगर, वेरोनिका और जोरा खड़े हुए थे। प्रेरणा, रिया और रेणुका भी कमरे में मौजूद थे। अभय ने जब अपनी आंखें खोली तो वो घबराया हुआ लग रहा था। उठते ही बोला, खुशी कहाँ है? ये सुनते ही उसके सामने खुशी आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ अभय, थैंक यू। अभय के सामने एक शीशा लगा हुआ था। उसने जैसे ही खुशी को शीशे में देखा वो चौंक गया और चौंकते हुए बोला, ये जो मेरे सर पर पट्टी लगी हुई है, क्यों लगी है, इसका जवाब मैं मम्मी पापा को क्या दूंगा? अभय की ये बात सुनकर धीरज राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पापा को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम शहर के बाहर किसी काम से गए थे, वहां तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर तुम्हारे मम्मी पापा डर गए थे, लेकिन मैंने उन्हें संभाल लिया। धीरज राजपूत की बात सुनकर अभय ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ खुद को शीशे में देख रहा था। ठीक उसी वक्त टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, तुम बिल्कुल ठीक हो, ये एक मामूली सी चोट है, डॉक्टर मेहगा ने तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज किया है। टाइगर का साथ देते हुए कप्तान साहब ने कहा, हाँ अभय, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। कप्तान साहब की बात सुनकर अभय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक से अभय ने जोरा की तरफ देखा और कहा, राघव कहाँ है, उसके साथ क्या किया तुमने? ये सुनकर जोरा अभय के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, उसने तुम्हारी बात मानी खुशी को छोड़कर, मैंने उसे छोड़ दिया। अचानक से रिया उठी और वो सीधा अभय के पास जाकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, अभय, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें करीब समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रिया को रोता हुआ देखकर अभय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने रिया की तरफ नहीं देखा। अभय को देखकर कप्तान साहब समझ गए थे कि वो रिया से बात नहीं करना चाहता, इसीलिए वो तेजी से चिल्लाते हुए सबको बोला, मुझे अभय से अकेले में बात करनी है, सब कुछ देर के लिए बाहर जाओ। कप्तान साहब की बात सुनकर सभी लोग धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगे। प्रेरणा ने भी रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे घर के बाहर ले जाने लगी। जब सभी लोग घर के बाहर चले गए तब कप्तान साहब अभय के पास बैठे और उनके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, पहले दिल्ली और अब मुंबई, कुछ ज्यादा ही दुश्मन हो गए हैं तुम्हारे। कप्तान साहब की बात सुनकर अभय को हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, नाइट फाइटर एजेंसी में काम करने वालों को दुश्मनों की कमी नहीं होती, दोस्त की होती है। अभय की ये बात सुनकर कप्तान साहब मुस्कुरा उठे। वो मुस्कुराते हुए बोले, अभय, अब तुम्हें अपनी रफ्तार थोड़ी सी धीरे कर लेनी चाहिए, तुम बहुत सारे लोगों की नजरों में आ चुके हो, अब कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे दुश्मन बढ़ जाए, अभी बहुत लोगों को संभालना है तुम्हें। अभय कप्तान साहब की बात सुन रहा था। उसने कप्तान साहब को कोई भी जवाब नहीं दिया। अचानक से कप्तान साहब को एक फोन आया। कप्तान साहब ने जब फोन की तरफ देखा तो वो बोले, अभय, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आई है, तुम जरा रुको। ये बोलकर कप्तान साहब घर के बाहर चले गए। अभय घर में अकेला था। वो धीरे धीरे अपने बेड से उठकर घर के चारों तरफ घूमने लगा। ठीक उसी वक्त भीका घर के अंदर आ गई। वो अभय को टहलता हुआ देखकर गुस्से में बोली, अभय, मैंने मना किया है ना कि कुछ घंटे आराम कर लो।
तो क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? ये सुनकर अभय मुस्कुरा उठा। वो मुस्कुराते हुए मिहिका से बोला, तुम मेरी परवाह करना बंद करो मिहिका। तुम खुद एक जंगल में रहती हो जहां सबसे ज्यादा खतरा है। इस जंगल में और कितने दिन बिताने हैं? कब खत्म होगा तुम्हारा सीक्रेट मिशन? अभय की ये बात सुनकर मिहिका ने सीरियस होकर कहा, आज हमारा आखिरी दिन होता जंगल में, लेकिन तुम आ गए। तुम्हारे जख्म को सही करने के लिए रुके थे हम। और रही बात हमारे मिशन की, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब हमें अपनी लोकेशन बदलनी होगी। ठीक उसी वक्त कप्तान साहब ने अभय से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर जाते ही हम सब दिल्ली निकल जाएंगे। अब हम जो भी करेंगे दिल्ली से ही करेंगे। और हाँ, हमारे साथ रिया, प्रेरणा और रेणुका भी चलेंगे। ये सुनकर अभय ने अचानक से कहा, क्या मुझे मेरी बंदूकें मिल सकती हैं? अभय की यह बात सुनकर मिहिका और कप्तान साहब एक दूसरे को देखने लगे। फिर कप्तान साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अभय को देखते हुए बोले, अभी लाता हूं तुम्हारी बंदूकें। कप्तान साहब जल्दी से कमरे के अंदर गए और अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर आए। उस बॉक्स को कप्तान साहब ने अभय के बेड पर रख दिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी गन सब तुम्हारी हुई, संभाल कर रखना इन्हें, आगे बहुत काम आने वाली है ये बंदूकें। कप्तान साहब की बात सुनते ही अभय ने जल्दी से बंदूक के बॉक्स को ओपन किया। अभय ने जैसे ही बॉक्स को खोला, उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान आ गई। वो अपनी बंदूक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी अचानक से अभय को उसके पापा का फोन आ गया। उसने जैसे ही फोन उठाया, उसके पापा बोले, बेटा कहाँ है तू? कब तक आओगे घर? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर अभय अपने पापा को समझाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो और मैं 1 घंटे तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जल्दी आ जाओ। अभय के पापा ने जवाब दिया और फिर फोन काट दिया। फोन के कट होते ही अभय ने कप्तान साहब की तरफ देखा और कहा, मुझे घर जाना है। मैं कैसे जाऊं? जोरा तुम्हें घर छोड़ देगा, कप्तान साहब ने जवाब दिया। ठीक उसी वक्त मेहका बोली, अभय तुम्हें मैंने जो दवाइयां दी हैं उन्हें लेना मत भूलना। अगर तुम इन्हें लेना भूल जाओगे तो रह रहकर तुम्हारे दिमाग में दर्द होगा। मेहका की ये बात सुनकर अभय ने कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ दवाइयों की तरफ देख रहा था। कुछ देर के बाद अभय जोरा के साथ घर के लिए निकल गया। अभय जब घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा बहुत घबराए हुए थे। अभय जैसे ही उनके करीब पहुंचा, वो दोनों जल्दी से उठकर अभय को गले लगाकर रोने लगे। उनको इमोशनल होता हुआ देखकर अभय की आंखों में भी आंसू आ गए। अभय के पापा ने इमोशनल होते हुए कहा, मेरे बेटे हमसे दूर मत जाया करो, तुम्हें इतनी बुरी हालत में नहीं देख सकता। ठीक उसी वक्त अभय की मां ने बोला, तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम अब घर के बाहर नहीं निकलोगे, तुम आराम करोगे। और हाँ, मैं तुम्हारी अब जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहती हूँ। शादी का नाम सुनकर अभय को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। वो अपनी माँ की बात को खत्म करने के लिए चिढ़ते हुए झूठ बोला, मम्मी आप मेरी शादी के बारे में मत सोचो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अभय की ये बात सुनकर उसकी माँ कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसके बाद उनके चेहरे में एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। अभय की माँ ने एक्साइटेड होकर कहा, तुमने कितनी खुशी की बात बताई है अभय, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कल मिल सकती हूँ? अपनी माँ की बात सुनकर अभय चौंक गया। उसके पास अपनी माँ की बात पर सहमत होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है मम्मी, कल आप मेरी गर्लफ्रेंड से जरूर मिलोगी, अभय ने सोचते हुए कहा। अपनी बात बोलते ही अभय कमरे के अंदर चला गया। कमरे में जाते ही अभय ने अपने गन वाले बॉक्स को छुपा कर रख दिया। लेटने से पहले उसने अपनी दवाइयां खा ली और फिर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर के बाद अचानक से उसके सेल फोन की घंटी बजी। अभय ने फोन की तरफ देखा तो अपने फोन की तरफ गया, क्योंकि उसे उर्वशी की वीडियो कॉल आई हुई थी। कुछ देर के बाद अभय ने वीडियो कॉल उठा ली। उसने जैसे ही कॉल उठाई, उसे एक और झटका मिला। उसने देखा कि उर्वशी अपने कमरे में थी। उसने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे और वो बेड पर लेटी हुई थी। मैं कैसी लग रही हूँ अभय? अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो तुम मेरे पास आ सकते हो? उर्वशी ने सेंसुअल आवाज में अभय से पूछा। अभय ने उर्वशी की बोली हुई बात को इग्नोर करते हुए उससे चिढ़ते हुए पूछा, अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो मुझे बताओ, नहीं तो फोन काट दो। ठीक है, मैं तुमसे काम की बात करती हूँ, उर्वशी ने मुस्कुराते हुए कहा। बेताल मुंबई आ चुका है। बेताल? अभय ने तुरंत जवाब दिया। बेताल का नाम सुनते ही उसके दिमाग में हजारों चीजें घूमने लगी थी। उसने बेताल का नाम पहले भी कहीं पर सुना था। बेताल, जिसे ज्यादातर लोग फैशन वॉकर के नाम से जानते थे, वो अंडरग्राउंड किलर रैंकिंग में 4थे स्थान पर था। वो एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल कहलाता था, क्योंकि उसके साथ हमेशा 2 सुंदर लड़कियां रहती थी।
और बेताल को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना भी बहुत पसंद था। बेताल मुंबई क्यों आया है और तुम मुझे क्यों बता रही हो यह बात? अभय ने उर्वशी से सीरियस होकर पूछा। अभय का यह सवाल सुनकर उर्वशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, 3 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात यह कि बेताल को मुंबई बुलाने वाला जैस्मिन का पापा रंजीत ठाकुर है। दूसरी बात यह कि बेताल को तुम्हें खत्म करने के लिए बुलाया गया है। और तीसरी बात यह कि तुम्हें मारने के बाद बेताल का निशाना निधि है, क्योंकि वो एक विधवा है और उसकी कंपनी को हासिल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बातें सुनकर अभय कुछ वक्त के लिए गहरी सोच में चला गया था। इससे पहले अभय कुछ भी बोलता, उर्वशी ने उसे प्यार दिखाते हुए कहा, वैसे अभय, तुम सोचते हुए कितने सेक्सी लगते हो। आई लव यू। अपनी बात बोलते ही उर्वशी ने फोन काट दिया। उर्वशी का ये बिहेवियर अभय को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी दवाइयां खाई और फिर सो गया। अभय जब सोकर उठा तो उसने महसूस किया कि वो पहले से बहुत अच्छी हालत में था। उसे ना जाने मेहका ने क्या दवाई दी थी, वो पहले जैसा महसूस कर रहा था। उसने अपनी सारी पट्टियां निकाल दी। उसके जहां जहां चोट लगी थी वहां के निशान मेहका की दवाइयों की वजह से लगभग गायब हो चुके थे। वो जल्दी से तैयार हुआ और सानिया से मिलने के लिए चला गया। अभय जब सानिया के घर के पास पहुंचा तब उसने सानिया को कॉल किया। सानिया ने जैसे ही फोन उठाया वो बोला, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? अभय की ये बात सुनकर सानिया एक्साइटेड होकर बोली, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मजा आता है घूमने में। सानिया जल्दी से आई और अपने साथ अभय को गाड़ी में बैठाकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। गाड़ी चलने लगी। कुछ देर शांत रहने के बाद अभय ने सानिया को मम्मी के साथ हुई बात को बता दिया। अभय की बात सुनकर सानिया जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तुम तो बुरे फंस गए अभय, अब तुम कहां से लाओगे अपने लिए गर्लफ्रेंड? ये सुनकर अभय ने सानिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मेरे मम्मी पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। अभय की ये बात सुनकर सानिया की हंसी रुक गई। वो अभय की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो अभय? ये सुनकर अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सानिया, एक बार तुमने अपने पापा के सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया था, इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे अपनी मम्मी को यकीन दिलाना होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो वो मेरी शादी की बात करती रहेंगी। ठीक उसी वक्त सानिया ने अपनी गाड़ी रोक दी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अभी हमें रेस्टोरेंट के अंदर चलना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी बात बोलते ही सानिया गाड़ी से बाहर निकल गई। अभय भी गाड़ी से उतर चुका था। वो दोनों एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट से कुछ दूरी पे बेताल अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। वो सानिया और अभय को रेस्टोरेंट के अंदर जाता हुआ देख रहा था। सानिया और अभय रेस्टोरेंट के अंदर बैठ गए थे। जैसे ही अभय ने रेस्टोरेंट का मेन्यू देखना शुरू किया वैसे ही सानिया ने कहा, अभय, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर अभय को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने तुरंत सानिया से पूछा, क्या है तुम्हारी शर्त सानिया? इससे पहले सानिया कोई भी जवाब देती उसे एक आवाज सुनाई दी, हेलो अभय। अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि उसके सामने बेताल खड़ा था। उसको देखकर अभय का गुस्सा अचानक से बढ़ने लगा था। बेताल अभय के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर सानिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाय मैम, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं अभय से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? श्योर, कर सकते हो आप बात अभय से। सानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर अपनी कुर्सी से उठकर वो अभय से दूर जाकर बैठ गई। बेताल जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठा, अभय ने गुस्से में बेताल की तरफ देखा और बोला, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? क्या बात होगी अभय और बेताल के बीच में? क्या होगी सानिया की शर्त? कैसी होगी सानिया और अभय के मम्मी पापा की मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए शो हीरोगिरी, आपके फेवरेट पॉकेट एफएम पर।